हम लोग जो मेथड्स हैं उनके बारे में हम लोग बेसिक जान चुके हैं कि लिमिट स्टेट मेथड क्या है, अल्टीमेट लोड मेथड क्या है, वर्किंग स्ट्रेस मेथड क्या है। ठीक है। तो एक बेसिक ओवरव्यू लेने के बाद अब टाइम ये है हमारे पास कि हम इस पॉइंट पर आ गए हैं कि अब हम डिस्कशन करें, ब्रीफ डिटेल में डिस्कशन करें। ठीक है। तो अब डिटेल में डिस्कशन जब हम करते हैं तो सबसे पहले हम वापस से वर्किंग स्ट्रेस मेथड से स्टार्ट करेंगे कि वर्किंग स्ट्रेस मेथड के अंदर डिजाइन किस तरह से होती है, क्या मैथमेटिकल फंडामेंटल्स है। ठीक है। तो उनकी तरफ मैं आपको लाना चाहूंगा। ठीक है। तो ये आज का जो लेक्चर है हमारा वो उसी पे बेस्ड है कि आपका जो मैथमेटिकल जो एस्पेक्ट्स होते हैं वो क्या क्या है उसको समझेंगे। उसके बाद हम धीरे धीरे एनालिसिस और डिजाइन की प्रॉब्लम की तरफ बढ़ेंगे। वर्किंग स्ट्रेस मेथड की हेल्प से हम क्या करेंगे, बीम बीम का एनालिसिस करेंगे और उनकी डिजाइन करेंगे। तो इससे पहले कि वापस हम वर्किंग स्ट्रेस मेथड पे जाएं, पहले ये समझना थोड़ा इंपॉर्टेंट होगा कि एक्चुअली अभी तक जो हमने पढ़ा है वो इस बारे में पढ़ा है कि आपकी बीम्स कंक्रीट की बीम्स या कंक्रीट के एलिमेंट्स टेंशन में किस तरह से बिहेव करते हैं, कंप्रेशन में किस तरह से बिहेव करते हैं। हमने अभी तक फ्लेक्चर की बात नहीं की। फ्लेक्चर मीन्स बेंडिंग की बात हमने अभी तक भी नहीं की है ना। तो आज हम जो डिस्कशन करने वाले हैं कोडली बेस्ड है हमारा कि अगर एक बीम जो है आपकी आरसीसी बीम है ना, और वो बेंड हो रही है फ्लेक्चर के अंडर, उसको लोडिंग किया जा रहा है, उस केस के अंदर क्या होगा, वहां पर कितने डिफ्लेक्शंस होंगे, किस तरह से वो अपनी प्रोफाइल चेंज करेगा, किस तरह से उसको रजिस्ट करेगा। ठीक है। तो ये सारा कुछ आज डिस्कस करेंगे। तो इसके इस पॉइंट से ही कुछ दो इंपॉर्टेंट आउटकम्स निकलते हैं कि जब एक सेक्शन को जब आप लोड करते हैं, उसके ऊपर लोड अप्लाई करते हैं, ऐसा नहीं है कि वहां पर डायरेक्टली आपने उसको फाइनल स्टेज पे ही स्टडी किया, वो स्टेज इंपॉर्टेंट नहीं होती। फ्रॉम स्टार्ट टू एंड एवरी स्टेज ऑफ लोडिंग इज इंपॉर्टेंट फॉर अस। तो जो भी स्टेज है आपकी शुरुआत से लेके अंत अंत में और उसके बीच में भी, तो सारी स्टेजेस हमारे लिए इंपॉर्टेंट है फ्रॉम स्टडी पॉइंट ऑफ व्यू, ताकि हम उस बीम को समझ पाए, उसके नेचर को समझ पाए, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स को समझ पाए। ठीक है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जो स्टेज ऑफ लोडिंग है वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, नंबर वन। सेकेंड, स्टेज ऑफ लोडिंग आपकी क्या होगा, जीरो अमाउंट से वेरी करेगी और कहां तक, अल्टीमेट लोड तक वेरी करेगी। ठीक है। अल्टीमेट लोड पे क्या हो जाएगा, हम ये मानते हैं कि अल्टीमेट लोड पर कोलैप्स हो जाएगा। तो जीरो अमाउंट जहां पर कोई लोडिंग नहीं थी बीम के ऊपर, वहां से हम लोगों को स्टार्ट करना है और उसके बाद हम कहा ले जा रहे हैं उसको, अल्टीमेट लोड तक। ठीक है। अब इन सारी लोडिंग स्टेजेस के बीच में क्या होता है, इसको ओवरऑल हमने दो फेस में डिवाइड कर दिया कि इस तरह से देखा जाए तो दो तरह के आरसीसी सेक्शंस जो है, आरसीसी सेक्शंस के जो फेसेस हैं वो पॉसिबल है ना। ब्रॉडली दो दो पार्ट में हमने डिवाइड किया। वो दो पार्ट है हमारे, एक तो अनकरेक्ट फेस है और सेकेंडली आपका करेक्ट फेस है। ठीक। तो अनकरेक्ट फेस क्या होता है और करेक्ट फेस क्या होता है, जब तक आपको ये समझ में नहीं आएगा आप वर्किंग स्ट्रेस मेथड के डेरिवेशंस नहीं समझ पाएंगे। ठीक है। तो इसलिए इंपॉर्टेंट है, इस चीज को आप ध्यान से पढ़ें। राइट। तो यहां से अगर देखें तो अगर सबसे पहले हम बात करते हैं अनकरेक्ट फेस की। लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था कि जब भी हम बेंडिंग मोमेंट डायग्राम पढ़ते हैं, शेयर फोर्स डायग्राम पढ़ते हैं, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्यों इंटरेस्टेड है वो बनाने में, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम हम क्यों बनाते हैं, शेयर फोर्स डायग्राम हम क्यों बनाते हैं। ठीक है। मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था कि क्रिटिकल सेक्शंस होते हैं। क्रिटिकल सेक्शन क्या होता है, क्रिटिकल सेक्शन मींस वो सेक्शन जहां पर आपका बेंडिंग मोमेंट सबसे ज्यादा है, शेयर फोर्स सबसे ज्यादा है। ठीक है। तो जिस भी डायग्राम की आप बात कर रहे हैं उसका जो रिलेवेंट पैरामीटर है उसका मैग्नीट्यूड सबसे ज्यादा है वहां पर। ठीक है। तो ये वो जो सेक्शन जहां पर वैल्यू सबसे ज्यादा होगी उसको हम बोलते हैं क्रिटिकल सेक्शन। क्रिटिकल क्यों है, क्योंकि वहां की वैल्यूज जो है वो सबसे ज्यादा आपके लिए वल्नरेबल है। तो अगर आप उस सेक्शन को डिजाइन कर लेते हैं तो ओवरऑल आपकी बीम क्या होगी, सेफ हो जाएगी। ठीक है। या जो भी एलिमेंट है आपका, स्लेब है, कॉलम है, सबके अंदर सेम फंडामेंटल होता है। तो उसको जब मैं देखता हूं तो यहाँ पर एक कंडीशन आपकी बनती है कि इनिशियली जब बीम के ऊपर लोड नहीं था तो ऑब्वियसली वहां पर किसी तरह की बेंडिंग नहीं होगी। ठीक है। तो बेंडिंग मोमेंट भी वहां पर नहीं होगा। तो फर्स्ट कंडीशन आपको जो यहाँ पर दिख रही है वो जीरो लोडिंग, जीरो बेंडिंग मोमेंट। ठीक है। जहां पर आपका किसी तरह का लोड वहां पर नहीं है बीम के अंदर, तो इनिशियली बीम भी आपकी क्या है, स्टैटिक पोजिशन में, स्ट्रेट है। ठीक है। तो ये चीज है। और उसके बाद जैसे ही आप लोड अप्लाई करना स्टार्ट करते हैं तो क्या होगा, धीरे धीरे क्रिटिकल मोमेंट जो है वो रिच्ड आउट हो जाएगा। इनिशियली आप देख रहे हैं, आपने ऐसा नहीं कि सडनली आपने इतने अमाउंट का लोड लगाया, हम ग्रेजुअली इंक्रीज कर रहे हैं स्टडी पॉइंट ऑफ व्यू से। तो धीरे धीरे जैसे जैसे आप लोड को इंक्रीज करते जाएंगे, तो लोड्स को इंक्रीज करने से क्या होगा, वहां पर आपकी जो बीम है उसके अंदर स्ट्रेसेस भी
इंक्रीज होती जाएंगी। साथ ही साथ जो बेंडिंग स्ट्रेस है, क्योंकि बेंडिंग स्ट्रेस इंक्रीज हो रही है तो आपका बेंडिंग मोमेंट भी क्या होगा, चेंज होगा, बेंडिंग मोमेंट भी इंक्रीज होता जाएगा। तो इनिशियली जीरो लोडिंग पर जीरो बेंडिंग मोमेंट था, लेकिन एक कंडीशन ऐसी आएगी कि जब आपका मोमेंट, हम बोल सकते हैं कि अभी इंक्रीज तो हुआ है बट क्रिटिकल मोमेंट से कम है ना। मोमेंट जो है आपका क्रिटिकल मोमेंट से कम है। क्रिटिकल मोमेंट आप सभी समझ गए होंगे कि जैसे अगर सिंपली सपोर्टेड बीम की मैं बात कर रहा हूं तो क्रिटिकल मोमेंट कहाँ होगा, सेंटर में होगा, और कितना होगा, WL²/8 यूटीएल के केस, WL/4 पॉइंट लोड के केस, ठीक है। तो वही क्रिटिकल मोमेंट है आपका। तो अगर वो क्रिटिकल मोमेंट रीच आउट नहीं हो रहा है तो हम ये स्टेट कर सकते हैं यहाँ से कि आपकी जो बेंडिंग स्ट्रेसेज है, आपकी जो बीम के अंदर स्ट्रेसेज जनरेट हो रही है, वो भी क्या होंगी, क्रिटिकल स्ट्रेसेज से कम है। और इस फेस के अंदर क्या होगा, कंक्रीट भी अच्छे से आपका वहां पर बिहेव कर रहा है और कंक्रीट वहां पर कंट्रीब्यूट कर रहा है, ठीक है। यानी कि बहुत आपका, हम देखें कि अभी तक स्टील तो यूज में ही नहीं आया है, ठीक है। स्टील तब यूज में आएगा जहां से कंक्रीट फेल होना स्टार्ट होगा, ठीक है। तो बहुत मटेरियल्स आर देयर, स्टील भी वहां पर है, कंक्रीट भी वहां पर है, क्योंकि हम आरसीसी बीम की बात कर रहे हैं। आप लोग टॉपिक पे ध्यान दें, बिहेवियर ऑफ रेनफोर्स कंक्रीट इन फ्लेक्चर, इसकी हम बात कर रहे हैं। यानी कि बीम के अंदर कंक्रीट और आपका टेंसाइल स्टील दोनों ही मौजूद है, तो उसके ऊपर हमारा डिस्कशन है। तो ये अनकरेक्ट फेस कहलाता है जब तक आप इस कंडीशन में है कि m इज लेस देन mcr और सिग्मा इज लेस देन सिग्मा cr, दैट इज अनकरेक्ट फेस। ये अनकरेक्ट फेस की जब तक मैं बात करता हूं तो अनकरेक्ट फेस को सिंपली रिप्रेजेंट करने के लिए, अगर डायग्रामेटिक व्यू में आप इसको रिप्रेजेंट करना चाहें तो आप इसको किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे, डायग्राम आपके सामने इसको अच्छे से एक्सप्लेन करता है। तो कहने का मतलब ये है कि आपका होल सेक्शन विल पार्टिसिपेट इन कैरिंग मोमेंट्स इन रेजिस्टिंग लोड्स। जो ओवरऑल आपका सेक्शन है वो पूरा ही उस क्या करेगा, वहां पर पार्टिसिपेट करेगा, कॉन्ट्रीब्यूट करेगा। कंक्रीट भी काम करेगी और आपका स्टील भी काम करेगा, ठीक है। और जब m इक्वल टू mcr हो जाएगा तो ये फेस जो है वो आपका एंड हो जाएगा। मैंने आपको बताया दो फेस होते हैं, करेक्ट एंड अनकरेक्ट। तो ये आपका अनकरेक्ट फेस की हम बात कर रहे हैं। अनकरेक्ट फेस कहाँ एंड हो जाएगा, जब m इक्वल्स टू mcr हो जाएगा, ठीक है। तो आपका ये फेस एंड हो जाएगा। लेकिन इससे बीच का जो आपका जितना भी लोडिंग है, जो लोडिंग स्टेज है, उसको हम समझने के लिए एक डायग्राम की हम हेल्प ले रहे हैं। तो यहाँ पे आप अच्छे से देख पाएंगे कि मैं क्या आपको बताना चाह रहा हूँ। देखिए इस डायग्राम के थ्रू आपको ये पता चल रहा है कि यहाँ पर एक कॉन्क्रीट बीम है, आप सभी को दिख रहा होगा कि कंक्रीट बीम के अंदर हमने क्या किया, रेनफोर्समेंट यूज किया। तो अब ये आपकी आरसीसी की बीम है, कंक्रीट की बीम नहीं है, ठीक है। तो ये आरसीसी का बीम है आपके पास। अब इसी आरसीसी बीम का जो इक्विवेलेंट एरिया है उसको मैं किस तरह से रिप्रेजेंट कर सकता हूँ कि आपने इनिशियली मान लिया कि यहाँ पर ये जो रेक्टेंगुलर पोर्शन दिख रहा है, जो आपको ब्लैक बॉक्स जो दिख रहा है, जो रेक्टेंगुलर पोर्शन है, ये तो आपकी कंक्रीट का है। और जितना एरिया यहाँ इन बार्स का आ रहा है, क्योंकि आपकी स्टील बार्स हैं, स्टील वुड्स हैं, तो इनका भी कुछ एरिया होगा। ऐसा नहीं कि इनका एरिया नहीं होगा, सिर्फ कंक्रीट का ही एरिया होगा, है ना। तो इन बार्स का भी कुछ एरिया है। तो आपको क्या करना होगा, इन बार्स के एरिया को अपनी सिंप्लिसिटी के लिए, अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए अलग से रिप्रेजेंट हम कर रहे हैं, राइट। तो हमने इसको अलग वे में रिप्रेजेंट किया, ठीक है। तो हमने क्या किया, जितना एरिया यहाँ पर था उसको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करके दो पार्ट में उसको यहाँ पर हमने इस तरह से प्रोजेक्ट कर दिया, हमारी सिंप्लिसिटी के लिए, हमारी अंडरस्टैंडिंग के लिए, ठीक है। तो ये आपकी न्यूट्रल एक्सिस है, यहाँ पे ये जो एक्सिस आपको दिख रहा है ये न्यूट्रल एक्सिस है, ठीक है। तो इस तरह से आप उसको समझ सकते हैं कि किस तरह से स्टील और कंक्रीट एज एन इंडिविजुअल एलिमेंट यहाँ पर मौजूद है, और इफेक्टिवली जो वर्क कर रहा है वो आपका कौन सा सेक्शन करेगा, कंक्रीट का करेगा। क्योंकि अभी तक कंक्रीट आपकी क्रैक नहीं होगी, और जब तक कंक्रीट क्रैक नहीं होगी स्टील विल नॉट प्ले इट्स रोल, ठीक है। तो ये चीज है, तो यहाँ पर दोनों ही चीजें मौजूद है, बट कंक्रीट अभी तक जो है वो ओवरऑल क्या कर रहा है, यहाँ पर जो लोडिंग है उसको कैरी कर रहा है। तो यहाँ पर हम देखते हैं दो डायग्राम्स हमारे पास है। ये जो फर्स्ट डायग्राम आपको दिख रहा है यहाँ पर, जो जो ट्रायंगुलर डिस्ट्रीब्यूशन हमारे पास है, ये स्ट्रेन डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। और इसके आगे जो डिस्ट्रीब्यूशन आपको दिख रहा है दैट इज फॉर स्ट्रेस। तो इनिशियली यहाँ पर जैसे हम फ्लेक्सुरल लोड को बढ़ाते हैं, यूडीएल को हम बढ़ा रहे हैं, तो क्या होगा उस केस के अंदर, यहाँ पर टॉप फाइबर जो है उनके अंदर कंप्रेशन आएगा, बॉटम फाइबर जो होंगे उनके अंदर टेंशन आएगा। इन दैट केस क्या होगा, हम सभी जानते हैं न्यूट्रल एक्सिस के नीचे जो फाइबर होंगे, बॉटम फाइबर जो है वो सारे टेंशन में होते हैं। और जैसे जैसे न्यूट्रल एक्सिस से हम बियॉन्ड जाते हैं, न्यूट्रल एक्सिस से आगे हम जाते हैं, जितना फारथेस्ट हम जाएंगे न्यूट्रल एक्सिस से एक्सट्रीम फाइबर की तरफ, उतनी ही आपकी स्ट्रेसेस एंड स्ट्रेंथ इंक्रीज होती है। तो ये डायग्राम आपको यही रिप्रेजेंट कर रहा है, ये आपको स्ट्रेन और स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन बता रहा है, ठीक है। तो जैसे जैसे आप न्यूट्रल एक्सिस से दूर जा रहे हैं, आप देखेंगे कि ये ट्राइंगुलर जो पोर्शन है वो प्रोजेक्टेड हो रहा है, ठीक है, और इसकी वैल्यूज बढ़ रही है। तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि एक्सट्रीम फाइबर पर इतना स्ट्रेन है कंप्रेशन में, और यहाँ पर हम देखेंगे कि
जहां जहां मेन टेंशन आपका एक्ट करेगा, जहां पर करेक्टिंग जनरेट होगी, उस फेस के ऊपर देखें अगर, तो यहाँ पर इतना स्ट्रेन डेवलप होगा। ठीक है, सिमिलरली सेम गोज विद स्टील, यहाँ पर देखते हैं हम, सेम गोज विद स्ट्रेसेस। ठीक है, स्ट्रेसेस के केस में भी सेम होगा। तो यहाँ पर क्या होगा, कंप्रेशन स्ट्रेसेस यहाँ पर एक्सट्रीम फाइबर पर मैक्सिमम होगी, सिग्मा सी हमने मार्क किया। और आपकी जो स्ट्रेसेस है यहाँ पर टेंशन फेस में, वो कितनी है आपकी, सिग्मा टी होगी। लेकिन टेंशन यहाँ पर कौन कैरी करेगा, इनिशियली कंक्रीट करेगा, बट क्रैक होने के बाद कौन यहाँ पर कंट्रीब्यूट कर रहा है उसके अंदर, आपका रेनफोर्सिंग स्टील। ठीक है, तो यहाँ पर रेनफोर्सिंग स्टील की टर्म्स में हमने इसको एक्सप्लेन किया है। तो लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था कि मॉड्यूलर रेशो, ये एम जो आपको यहाँ दिख रहा है, दैट इज मॉड्यूलर रेशो। तो मॉड्यूलर रेशो क्या है हमारे पास, क्या बताया था मैंने आपको, FS upon FC। FS अपॉन FC, गुड। यानी कि स्ट्रेसेज इन स्टील डिवाइडेड बाय स्ट्रेसेज इन कंक्रीट, इनका एक रेशो है। क्यों हमने यूज किया था मॉड्यूलर रेशो, क्या चीज मैंने आपको बताई थी, रिकॉल करिए। Why we required this modular ratio, this term, why we required? Because it gives the idea that how much stresses can vary. Okay, that is good. Again, but important thing is missed out. See, the important thing is that the theories of the stress and strain distribution, what we have studied in strength of material classes, are only applicable to a single material, only applicable to a homogeneous material. Okay, and they are not actually applied, or they can not be applied on to a material which is complex or composite, that is being made up of two different material. Okay, तो एक सिंगल मटेरियल होना चाहिए, होमोजेनियस मटेरियल होना चाहिए। तो हमने यहाँ पर क्या किया था, जो मॉड्यूलर रेशो था आपका, वो मैथमेटिकली आपको ये यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि इजीनेस करेगा हमारे लिए, जब हम डिजाइन करेंगे कि यहाँ पर वो दोनों मटेरियल्स को अलग अलग लेकर नहीं चल रहा है। हम यहाँ पर इंटायर सेक्शन को कंक्रीट की टर्म्स में ही डील करने वाले हैं। हम ये मान के चलेंगे कि जो स्टील है उसको भी हम कंक्रीट की टर्म्स में कन्वर्ट करेंगे। तो वो क्या पैरामीटर हो सकता है जिसके थ्रू आप कन्वर्ट करेंगे, तो वो पैरामीटर आपका मॉड्यूलर रेशो। यानी कि मॉड्यूलर रेशो क्या कर रहा है यहाँ पर, जो दो डिफरेंट आपके मटेरियल्स हैं उनके बीच में इस तरह से कॉम्बिनेशन बिठा रहा है कि अगर उन दोनों की जगह एक ही मटेरियल होता, ठीक है, जैसे आप यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर ये जो स्टील रेनफोर्समेंट है आपका, इस लेवल पर स्ट्रेसेस, ये स्टील जब होता तो इसके अंदर स्ट्रेस कितनी थी, सिग्मा एस टी। बट हम ये मान लेते हैं कि यहाँ पर स्टील नहीं है, यहाँ पर कंक्रीट ही है। ठीक है, तो उस केस में स्ट्रेसेस क्या होंगी, क्योंकि आपने रेशो पढ़ रखा है, सिग्मा एस अपॉन सिग्मा सी, दैट इज मॉड्यूलर रेशो। तो सिग्मा सी कितना हो जाएगा, यहाँ से मैं लिख सकता हूँ सिग्मा टी विल बी सिग्मा एस टी अपॉन एम। सिग्मा सी मैं बोल रहा हूँ कंक्रीट के लिए, सिमिलरली ये सिग्मा टी आपका टेंसाइल स्ट्रेस इन कंक्रीट बता रहा है, बट एक्चुअली टेंसाइल स्ट्रेस कंक्रीट नहीं ले रहा है, एक्चुअली वो कौन ले रहा है, आपका स्टील ले रहा है। बट मैथमेटिकली आपने क्या किया है, क्योंकि आपको एक यूनिफॉर्म मटेरियल में डील करना है, ऐसा नहीं हो सकता कि टॉप फाइबर में तो आप बात कर रहे हैं कंक्रीट की, बॉटम फाइबर में आप बात करेंगे स्टील की। ठीक है, तो मैथमेटिकली एक यूनिफॉर्मिटी प्रोवाइड करने के लिए आपने क्या किया, यहाँ पर मॉड्यूलर रेशो का जो कॉन्सेप्ट है उसको आपने यूज किया। ठीक है, बहुत लोग आरसीसी पढ़ लेते हैं, अच्छे डिजाइनर भी बन जाते हैं, बट उनको मॉड्यूलर रेशो का कॉन्सेप्ट नहीं पता होता है। आप लोग इसको लर्न करिए, अच्छे से समझिए इस टॉपिक को, कि मॉड्यूलर रेशो बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंस है मॉड्यूलर रेशो की। तो ये बेसिकली आपका अनकरेक्ट फेस का रिप्रेजेंटेशन है। सिमिलरली अब क्या होगा, जैसे जैसे आप लोड अप्लाई करते जाएंगे, लोड इंक्रीज करते जाएंगे, वैसे वैसे क्या होगा, बेंडिंग मोमेंट भी इंक्रीज होना स्टार्ट होएगा, है ना। तो एक कंडीशन ऐसी आ जाएगी जहां पर आपका बेंडिंग मोमेंट जो है वो क्रिटिकल सेक्शन के बेंडिंग मोमेंट से ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, ज्यादा या इक्वल हो जाएगा, दोनों केस हम ले सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, यू कैन एड ऑन इक्वल और ग्रेटर देन। ओके, तो यहाँ पर क्या होगा, धीरे धीरे अब कंक्रीट के अंदर जो टेंसाइल स्ट्रेसेस जनरेट हो रही थी वो ज्यादा हो जाएंगी, और अब कंक्रीट जो है वो उन टेंसाइल स्ट्रेसेस को कैरी करने में कैपेबल नहीं है। तो यहाँ पर क्या होगा, इंपॉर्टेंट रोल होगा स्टील का। ठीक है, स्टील कैसे प्ले करेगा यहाँ पर, अब वो चीज आप यहाँ पे देखेंगे। तो स्टील कब प्ले करेगा, जब कंक्रीट आपका सरेंडर कर रहा है, कंक्रीट की कैपेसिटी से स्ट्रेसेस बियॉन्ड जा रही है, ठीक है, उससे आउटसाइड जा रही है, तो उस केस में यहाँ पर स्टील प्ले करेगा। ठीक है, तो अब देखते हैं यहाँ पर, फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होगा, जब m इज ग्रेटर देन mcr होगा, देन सिग्मा विल बी ग्रेटर देन सिग्मा cr।
सिग्मा यानी कि क्या आपकी स्ट्रेसेस जो है वो भी क्या हो गया, क्रिटिकल स्ट्रेसेस से ज्यादा हो गई है। क्रिटिकल स्ट्रेस से ज्यादा जैसी स्ट्रेसेस होंगी तो क्या होगा, बीम में क्रैक आना स्टार्ट होंगे। ठीक है, और क्रैक्स कहां पर आना स्टार्ट होंगे, टेंशन जोन में। ठीक है, क्योंकि टेंशन में ही आपकी कंक्रीट जो है वो क्या है, वीक है। ठीक है, तो यहां से क्रैकिंग स्टार्ट होगी, और क्रैकिंग होगी वो क्या होगी, इवेंचुअली प्रोपोगेट करेगी आफ्टर इंक्रीजिंग द लोड, इट विल प्रोपोगेट टुवर्ड्स द न्यूट्रल एक्सिस। जैसे जैसे आप न्यूट्रल एक्सिस की तरफ देखते हैं तो ये न्यूट्रल एक्सिस की तरफ बढ़ती हुई आपको दिखेंगी ये क्रैक्स लाइन। ठीक है, तो हेयर फाइन क्रैक्स आर देयर एंड दे विल प्रोपोगेट इन सम मच बिगर क्रैक्स। एंड यहां पर इंपॉर्टेंट चीज ये कि कंक्रीट हैज बीन क्रैक्ड एंड इट इज नाउ नो लॉन्गर यूजफुल फॉर अस। ठीक है, अब आप इस कंक्रीट को यूज में नहीं ले सकते। यूज में नहीं ले सकते क्या मीनिंग क्या है, ऐसा नहीं कि हम वहां साइड पर जाके उस कंक्रीट को निकाल लेंगे बीम में से, इट इज नॉट लाइक दैट। यूज में नहीं ले सकते का मीनिंग है कि अब हमारे लिए स्ट्रक्चरली कंक्रीट की कोई वैल्यू वहां पर नहीं है। जैसा कि हमारी अजम्पशन थी कि वी विल इग्नोर द कंक्रीट एंड वी विल कंसीडर ओनली स्टील इन द टेंशन जोन। हम सिर्फ स्टील को कंसीडर करेंगे, हम ये मान के चलेंगे कि कंक्रीट किसी तरह की टेंसाइल स्ट्रेसेस कैरी नहीं कर रहा है। ठीक है, तो यहां पर हमने टोटली हमारी डिजाइन के अंदर ये लर्न किया कि यहाँ पर कंक्रीट को आपको कंसीडर नहीं करना है टेंशन जोन में। कंप्रेशन जोन में हम कंसीडर करेंगे, टेंशन जोन में हम कंसीडर नहीं कर रहे हैं। फॉर स्ट्रक्चरल कैलकुलेशन, ध्यान दे वर्ड्स पर, स्ट्रक्चरल कैलकुलेशन के लिए वर्किंग स्ट्रेस डिजाइन मेथड में कंक्रीट को टेंसाइल फेस में कंसीडर नहीं करना है, सिर्फ स्टील को हम कंसीडर कर रहे हैं। दैट इज एन इंपॉर्टेंट आउटकम। ठीक है, तो इफेक्टिव एरिया क्या हो जाएगा, यहाँ पर कम हो जाएगा। यानी कि एक तो पहले आपका कंक्रीट का पूरा सेक्शन था, अब हमने मान लिया है कि यहाँ पर कंक्रीट यहाँ पर वर्क ही नहीं कर रहा है टेंशन जोन, तो इफेक्टिव एरिया विल बी रिड्यूस्ड। तो स्ट्रेसेस दैट वाज कैरिड आउट बाय कंक्रीट नाउ ट्रांसफर टू रेनफोर्सिंग स्टील। अब कंक्रीट की जगह पर कौन प्ले करेगा, रेनफोर्सिंग स्टील एट द लोकेशन ऑफ द क्रैक सेक्शन। कहां पर एक्ट करेगा, वही उसी लोकेशन पर जहां पर क्रैक्स जनरेट हो रहे हैं या क्रैक्स प्रोपोगेट हो रहे हैं। ठीक है, जहां से बेसिकली जहां से क्रैक होना स्टार्ट हुआ था और जहां से प्रोपोगेशन स्टार्ट हुआ था। तो एनी फर्दर इंक्रीज इन लोड विल बी कैरिड आउट बाय टेंसाइल स्टील। अब जैसे ही आप कोई भी लोड के अंदर इंक्रीमेंट करते हैं तो वो सारी स्ट्रेसेस, सारा लोड जो है वो टेंसाइल स्टील कैरी करेगा। यानी कि इस पॉइंट से ये तो समझ में आ जाता है कि धीरे धीरे अब हमने कंक्रीट को तो लेफ्ट आउट कर दिया है हमारे डिजाइन कंसिडरेशन से, लेकिन स्टील की ही अगर मैं बात करूं तो स्टील के अंदर भी क्या हो रहा है, इनिशियली स्टील में भी कोई स्ट्रेसेस नहीं थी। राइट, जैसा कि मैंने आपको बताया कि स्टील डायरेक्टली कोई लोड नहीं ले रहा था, लेकिन जब से कंक्रीट क्रैक होगा तब से आपका स्टील जो होगा वो उसका रोल प्ले करेगा। तो इनिशियली स्टील के अंदर भी कोई स्ट्रेसेस नहीं थी, जीरो थी, लेकिन धीरे धीरे क्या होगा, स्टील जैसे जैसे आप लोड फर्दर इंक्रीज करेंगे तो अब स्टील के अंदर भी स्ट्रेसेस इंक्रीज होना स्टार्ट होंगी। ठीक है, तो आप देखेंगे कि टेंशन स्टील के अंदर बढ़ता जाएगा। तो स्ट्रेन इंक्रीजेज इन स्टील बार एट द लेवल ऑफ रेनफोर्सिंग बार एंड सो न्यूट्रल एक्सिस विल शिफ्ट अपवर्ड। ठीक है, यानी कि एरिया कहीं ना कहीं अनबैलेंस हो गया है। जितना एरिया आपने कंसीडर किया था उतना एरिया अब वहां पर नहीं बचा है, क्योंकि कंक्रीट को हमने टोटली इग्नोर कर दिया है उस पोर्शन के लिए। ठीक है, देखिए एरिया की इंपॉर्टेंस क्या है, आप सभी ने मोमेंट ऑफ इनर्शिया पढ़ा है, मोमेंट ऑफ एरिया वहां से आपने पढ़ा होगा। मोमेंट ऑफ एरिया जितना ज्यादा होगा उतनी ही वहां पर क्या होगा, हम देख सकते हैं कि स्टेबिलिटी में आपका कॉन्ट्रीब्यूशन ज्यादा होगा, स्टीफनेस अच्छी होगी सेक्शन। ठीक है, स्ट्रक्चरल टर्म से ही आपकी स्टीफनेस यानी कि क्या होगा, इजीली बेंड नहीं होगा, इजीली डिफ्लेक्ट नहीं होगा, अच्छा वहां पर रेजिस्टेंस होगा अगेंस्ट एक्सटर्नल मोमेंट्स, अगेंस्ट एक्सटर्नल लोडिंग्स। ठीक है, तो ये चीज को ध्यान में रखें। तो अब जैसे जैसे हम देख रहे हैं कि हम जैसे जैसे आपने लोड इंक्रीज किया तो कंक्रीट इज नो लॉन्गर इंपॉर्टेंट फॉर अस एंड नो लॉन्गर पार्टिसिपेटिंग इन द टेंशन जोन, तो हमने उसको वहां से इग्नोर कर दिया। अब जैसे ही हम कंक्रीट को वहां से इग्नोर करते हैं तो ये डायग्राम आपके सामने आना चाहिए कि यहाँ पर इनिशियली जो फर्स्ट आप देख रहे हैं डायग्राम, इसके अंदर चार यहाँ पर आपको डायग्राम दिख रहे हैं। इस एक पूरे एक डायग्राम या पूरी पिक्चर के अंदर चार आपको बेसिक स्कीमेटिक डायग्राम दिख रहे हैं। तो इसको अगर मैं ए बी सी डी कह के डिनोट करना चाहूँ तो फर्स्ट जो है आपका वो दिखा रहा है कि आरसीसी बीम का क्रॉस सेक्शन किस तरह का होता है। तो एक कंप्लीट सेक्शन है यहाँ पर जिसमें कंप्रेशन जोन में भी कंक्रीट है, टेंशन जोन में भी कंक्रीट है और प्लस टेंशन जोन में स्टील भी है। उसके बाद क्या होगा, जब हम बात करें यहाँ पर देखिए पॉइंट क्या लिखा हुआ है, द करेक्ट फेस, करेक्ट फेस की हम बात कर रहे हैं। तो करेक्ट फेस में अभी मैंने आपको बताया कि करेक्ट फेस में टेंशन जोन का कंक्रीट जो होगा उसको हम कंसीडर नहीं करते हैं। तो यहाँ पर मैंने क्या किया है, जो टेंशन जोन था
जो बॉटम पोर्शन था आपका न्यूट्रल एक्सिस का, ये जो सेंट्रल लाइन आपको दिख रही है डैश्ड लाइन, ये आपकी न्यूट्रल एक्सिस है। तो इससे बिलो का जो भी पोर्शन होगा उसको आप क्या करेंगे, इग्नोर करेंगे, राइट। तो जैसे ही मैं कंक्रीट को इग्नोर करता हूं तो मेरे पास क्या बचेगा, सिर्फ वहां पर स्टील बचेगा। आर यू एग्री? क्या आप डायग्राम समझ पा रहे हैं? यस सर। चलिए, तो यहां से आपको ये पता चलता है कि सिर्फ यहाँ पर स्टील इस तरह से बच जाएगा, यानी कि इतना ही एरिया यहाँ पर टेंशन जोन में कंट्रीब्यूट कर रहा है, m टाइम्स ऑफ एस टी। तो कहीं ना कहीं एरिया का रिडक्शन आपको देखने को मिलेगा। पहला डायग्राम जो आपका ए है, दूसरा डायग्राम जो आपका बी है, दोनों को कंपेयर करिए, दोनों के अंदर एक एरिया का डिफरेंस है। तो एरिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया विल चेंज, एरिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया चेंज होगा तो क्या होगा, यहाँ पर आपका ओवरऑल जो स्ट्रेंथ थी वो भी चेंज होगी, जो आपका न्यूट्रल एक्सिस था वो भी क्या होगा, शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, आपने देखा होगा, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, आप इजीली रिलेट कर पाएंगे उसको। आप लोग मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ एरिया के कैलकुलेशंस कर चुके हैं, तो आपने इस तरह के सेक्शन से डील किया होगा कि जहां पर हम बात करते हैं, अगर मेरे पास इस तरह का एक आई सेक्शन है, आपने ऐसी कैलकुलेशंस की होंगी कि आई सेक्शन के लिए आपने मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाला होगा। ठीक है, तो उसी की हम बात करें। इस तरह का सेक्शन है, आपने देखा होगा कि अगर ये सिमेट्रिकल है तो न्यूट्रल एक्सिस कहां से पास आउट होगी, जस्ट सेंटर से। लेकिन इसी की जगह पर अगर मैं एक अनसिमेट्रिकल सेक्शन से डील कर रहा हूं, अगर मैं एक टी बीम से डील कर रहा हूं, टी सेक्शन के लिए क्या होगा, सब पढ़ के आए हो ना मैकेनिक्स में, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में, ये तो सबने पढ़ा होगा। तो यहां पर क्या होता है, सेंटर में ना होके आपकी जो न्यूट्रल एक्सिस होती है दैट विल शिफ्ट अपवर्ड। ये शिफ्टिंग क्यों है, ये एरिया को बैलेंस करने के लिए, एरिया के इफेक्टिव यूज के लिए। ठीक है, तो एरिया में जो चेंजेस हुआ है उसको आप यहां पर मैथमेटिकली या फंडामेंटली इस तरह से समझ सकते हैं कि आपकी न्यूट्रल एक्सिस शिफ्ट हो गई है। ठीक है, तो ये चीज है। तो यहां पर भी आप देख सकते हैं, यहां पर एरिया किस तरह से डिस्ट्रीब्यूटेड था, कोई अंतर नहीं है एक आई सेक्शन और टी सेक्शन में। सिर्फ अंतर क्या है, यहाँ पर ये जो पोर्शन है, बॉटम मोस्ट पोर्शन जो आप देख पा रहे हैं, ये जो पोर्शन है यहाँ पर वो टोटली कंट्रीब्यूट नहीं करेगा इस फेस के अंदर। ठीक है, तो यहां पर इस तरह का पोर्शन नहीं है, तो एरिया में क्या हुआ, चेंज हुआ, एरिया में मैं कहूं तो डिक्रीमेंट हुआ। ठीक है, तो एरिया जैसे डिक्रीज होगा तो न्यूट्रल एक्सिस शिफ्ट हो गई अपवर्ड। सिमिलर कंसेप्ट यहां पर भी अप्लाई होता है। जो केस हम प्रेजेंटली डील कर रहे हैं कि यहां पर अब आप देखेंगे तो किसी तरह का यहां पर कंक्रीट है ही नहीं, सिर्फ स्टील है। यहां पर एरिया में चेंज हुआ, और एरिया में जैसे चेंज होगा तो आपकी न्यूट्रल एक्सिस अपवर्ड शिफ्ट हो जाएगी। तो एक तो ये ध्यान रखें कि जैसे ही हम बात करते हैं वर्किंग स्ट्रेस मेथड की या लिमिट स्टेट मेथड में भी सेम चीज होती है कि यहाँ पर जैसे जैसे स्टेज ऑफ लोडिंग चेंज होता है तो बिहेवियर ऑफ बीम विल चेंज। तो मेरी पहली लाइन थी इस प्रेजेंटेशन की, वो यही थी कि द बिहेवियर डिपेंड्स ऑन स्टेज ऑफ लोडिंग। इवेंचुअली अनक्रैक्ड फेस के अंदर पूरा सेक्शन कंट्रीब्यूट कर रहा था, जब क्रैकिंग स्टार्ट हो गई है तो क्रैकिंग के बाद क्या हो गया, सिर्फ हमारे पास जो टॉप पोर्शन था उसका कंक्रीट ही वहां पर काम कर रहा है। तो आई थिंक आप लोगों के दिमाग में ये बात अच्छे से बैठ गई होगी, तो मैं आपको एक्सप्लेन करना चाह रहा हूँ। चलिए अब आगे चलते हैं। तो अब हम जो स्टडी करेंगे वो कंप्रेशन जोन में कंक्रीट के लिए करेंगे और टेंशन जोन में स्टील के लिए करेंगे। ठीक है, तो आप देख रहे होंगे यहाँ पर मैंने क्या चेंजेस किए। ये डायग्राम है आपका जो फर्स्ट अनकरेक्ट फेस जो हमने डिस्कस किया उसके बारे में। ठीक है, ध्यान से देखिए, इलास्टिक डायग्राम जो इलास्टिक स्ट्रेन डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम और स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम को ध्यान से देखिए। यहाँ पर कहीं पर भी मैंने डॉटेड लाइन को यूज में नहीं लिया है, कंटिन्यूस लाइन को मैंने यूज में लिया है। ठीक है, और स्ट्रेन और स्ट्रेसेस मैंने यहाँ रिप्रेजेंट कर रखी है। लेकिन यहाँ पर आप ध्यान देंगे तो मैंने यहाँ पर डॉटेड लाइन को यूज में लिया है, आप देख सकेंगे, शायद आप मेरा कर्सर अगर देख पा रहे हैं तो आपको पता चलेगा मैं किसकी बात कर रहा हूँ। ये जो यहाँ पर डॉटेड लाइंस मैंने यूज की है, इसका मीनिंग ये है कि यहाँ पर एक्चुअली कॉन्क्रीट प्ले नहीं कर रहा है, हमने यहाँ पर इस पोर्शन को कंसिडर नहीं किया है, हम सिर्फ इस फाइबर पर बात करेंगे जहां पर आपका स्टील एक्ट कर रहा है। ठीक है, तो यहां पर अगेन आप रिलेट करेंगे किससे, मॉड्यूलर रेशियो से। तो एम विल बी सिग्मा एस टी अपॉन सिग्मा सी और एफ एस अपॉन एफ सी, जो भी आप बोलना चाहें। स्ट्रेस को आप सिग्मा से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एफ से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एक बात ध्यान रखिए, हम सिंबल कुछ भी यूज करें, मीनिंग आपको क्लियर होना चाहिए। आप चाहें तो जिसके लिए मैं अल्फा बीटा यूज कर रहा हूं आप गामा यूज करिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आपके माइंड में ये चीज क्लियर होनी चाहिए कि ये
जो सिंबल है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है, आप उसको अच्छे से एक्सप्लेन कर पाए। और कुछ स्टैंडर्ड सिंबल होते हैं जिनको आपको चेंज नहीं करना है, अदरवाइज उसका जनरल मीनिंग चेंज हो जाता है। जैसे मॉड्यूलर रेशो की मैं बात कर रहा हूँ तो स्मॉल एम से ही रखेंगे, ऐसा नहीं कि मॉड्यूलर रेशो को कोई जेड से रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। तो स्टैंडर्ड है, मॉड्यूलर रेशो जनरली एम से ही रिप्रेजेंट किया जाता है। मोस्ट पॉपुलरली अगर आप कहीं भी बात करेंगे तो लोग इजीली आपकी बात को समझ पाएंगे, ठीक है। तो अंडरस्टैंडिंग में थोड़ा इजी होता है, बट आप अपने हिसाब से सिंबल्स यूज कर सकते हैं फॉर अदर पैरामीटर्स जो इंपॉर्टेंट नहीं है इतना हमारे लिए, ठीक है। तो यहाँ पर सिग्मा लिखूं या एफ में रिप्रेजेंट करूं, आपको कंफ्यूज नहीं हो, आपको कंफ्यूज नहीं होना है, बोथ आर सेइंग द सेम थिंग्स। तो एफ एस अपॉन एफ सी और सिग्मा एस टी अपॉन सिग्मा सी विल बी रिप्रेजेंटिंग द मॉड्यूलर रेशो। तो यहां से मैं निकाल सकता हूं कि यहाँ पर अगर इस स्टील की जगह पर कंक्रीट होता तो उसके अंदर कितनी स्ट्रेसेस होती, दैट विल बी सिग्मा एस टी बाई एम। अगर स्टील है तो स्ट्रेसेस कितनी है, सिग्मा एस टी। अगर स्टील की जगह कंक्रीट होता तो स्ट्रेसेस कितनी होती, सिग्मा एस टी बाय एम। यानी कि मैंने क्या किया है, यहाँ पर स्टील को भी कंक्रीट की टर्म्स में कन्वर्ट कर दिया है। तो कि यहाँ पर टेंशन जोन में भी पे मैं आ पाऊं, एक मैथमेटिकल कंक्लूजन पे मैं आ पाऊं, ठीक है, इस वजह से मैं ऐसा कर रहा हूं। अदरवाइज जो ये स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन है मैं रिप्रेजेंट इस तरह से नहीं कर सकता, क्योंकि जो आपके स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल के कॉन्सेप्ट है वो होमोजीनियस मटेरियल पे, सिंगल मटेरियल पे अप्लाई होते हैं, कॉम्प्लेक्स मटेरियल पे वो अप्लाई नहीं होते हैं, ठीक है। उनके लिए फिर डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स हैं, लेकिन हम जो कॉन्सेप्ट लगाना चाहते हैं वो होमोजीनियस मटेरियल के लिए, तो मैंने इसको कन्वर्ट किया है मैथमेटिकली। अब आप समझ गए होंगे कि पूरी चीज क्या है। तो ये डायग्राम आपका रिप्रेजेंट करता है क्रैक्ड फेस को कंक्रीट के, यानी कि अब क्रैकिंग होना स्टार्ट हो गई, उसके बाद से ये कंसिडरेशंस फॉलो की जाएंगी। तो यहां तक कोई डाउट आपको, आई थिंक दोनों फेसेस आपको क्लियर होंगे। क्लियर है, प्लीज आंसर। क्लियर है सर। कोई दोनों कंसेप्ट समझ में आए या नहीं, करेक्ट फेस क्या है, अनकरेक्ट फेस क्या है? Yes, sir. Yes. You can also access to our educational blogs. Please visit our website www.civilabhyas.com. These are the services in which we are dealing professionally. Please do like our videos, subscribe our YouTube channel and share it with your friends if you find this content helpful for you. Thank you.